पाकिस्तान के जितने भी जनरल गुजरे यानी हुक्मरान जनरल जनरल अयूब खान, जनरल ज़िया-उल हक़, उसके मुकाबले में जनरल मुशर्रफ का दौर कई एतबार से एहसास भी है। और उन्होंने जो बड़े बोल्ड तरीके से इंडिया को चैलेंज किया, इंटरनेशनल फोरम में आए। मैं और मईशत का मैं ज़िक्र नहीं करूँगा कि कहाँ पहुँची हुई थी, उसकी तफसील में अगर जाएँ तो एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जहाँ मुखालफतें इंतकाम की हद तक एक हमारे ख़ास मीडिया ग्रुप और सियासतदानों की थी, वहाँ आज फ़ौज ने अपने साबिक़ आर्मी चीफ़ को जो है फ़ौजी इंतज़ाम के साथ बड़े एहतमाम के साथ उनकी फ्यूनरल तदफीन की। उनको उसके आप झलक देख रहे होंगे कि उनको किस तरह लाया गया, किस तरह फिर उनको, मैंने कहा ना कि पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ, जिसमें ख़ास बात ये भी है कि जनरल साहिर शमशाद, जनरल परवेज़ कियानी भी मौजूद थे और तमाम अहम कमांडर और फ़ौज के साबिक़ा अरकान मौजूद थे। ये अजीब बात है कि वो लोग जो आज मीडिया में हों या सियासत में हों, जनरल ज़िया-उल हक़ जैसे बदतरीन फ़ौजी आमिर को जो है वो अपना मेंटोर कहते रहे, शरीफ ख़ानदान उनको अपना सबसे बड़ा मोहसिन करार देता रहा, वो आज परवेज़ मुशर्रफ की यानी फातिहा खानी तो छोड़िए, उनके लिए एक ताज़ियत करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इस एतबार से हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो एक बाहर इंटरव्यू दिया गया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगर नवाज़ शरीफ बेनज़ीर में मुझे किसी एक को तरजीह देनी हो तो मैं परवेज़ मुशर्रफ को तरजीह दूंगी। मैंने कहा कि एक मुख्तसर जो चंद जुमलों में नवाज़ शरीफ के बारे में परवेज़ मुशर्रफ से कंपेयर करके कहा, उन तमाम लोगों को आईना दिखाने के मुतरादिफ है, ख़ास तौर पर नून लीग की क़यादत और ख़ुद अगर कुछ अपोलोजिस्टिक पीर पार्टी के लोग हैं। शुक्रिया, हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमा बकाई। और डॉक्टर साहब, आपने मुशर्रफ साहब को फॉलो किया इस पूरे दौर को, और अभी मैंने एक मुख्तसर इंटरव्यू बेनज़ीर भुट्टो को दिखाया, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे मुशर्रफ बहुत बेहतर लगते हैं। फिर एनआरओ हुआ, वो एक अलग तारीख़ है। तो ये जो एक हमारे यहाँ मजहबी तौर पर भी कहते हैं, उनके जाने के बाद आपने देखा ख़ास तौर पर एक चैनल, 2 चैनल और फिर एक हल्का मुशर्रफ से इंतकाम की हद तक अपने जज्बे का इजहार कर रहा है। किस तरह देखती हैं इसे आप? जी डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, आपने मैं भी जो बेनज़ीर साहबा का एक शॉट भी दिखा रहा था आपको। जी सॉरी, मैं डॉक्टर हुमा बकाई से रब्ता कायम कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि आज साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के उनको एक बड़े फ़ौजी एजाज़ के साथ लाया गया था कल दोपहर को ही मलीर के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई। और फ़ौज के अहम जनरलों, कमांडरों ने नहीं, आम लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कोशिश कर, मेरा रब्ता नहीं हो रहा डॉक्टर हुमा बकाई से, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अफसोसनाक अमर ये है कि हमारे मज़हब में भी ये है कि अगर दुश्मन क्या, अगर कोई गैर मुस्लिम भी अगर गुज़र जाए तो उसके बारे में नेक कलमात कहे जाते हैं, उन्हें अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। लेकिन एक चैनल जो बड़ा ज़्यादा देखा होने का दावेदार है, उसके एंकर जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लगता ही नहीं है कि शायद इनके भी करीब लोग अगर गुजरें और उनको इस तरह याद किया जाए तो उनके साथ क्या होगा। डॉक्टर हुमा बकाई ने मैं ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, अभी मैं देख रहा था कि आपने बड़ा फॉलो किया है परवेज़ मुशर्रफ के दौर को। इकॉनमी के एतबार से तो आपको पता ही है कि यानी उन्होंने कोई बैरूनी कर्ज नहीं लिया, मईशत कहाँ थी, ठीक है वो ब्लेंडर इमरजेंसी बाद में, लेकिन एक फ़ौजी की हैसियत से, ख़ासतौर पर इंडिया के बैकग्राउंड में देखें, एक जनरल की हैसियत से देखें, इस दौर को आप किस तरह देखती हैं? जाहिर है हर इंसान से गलतियां होती हैं, और जब आपका
दौर इख्तिदार इतना लंबा हो तो और उसमें उसके दौरान इतने चैलेंजेस आए तो फिर जाहिर है आपको हर तरह का पर्सपेक्टिव होता है कि आपने काम सही किया या गलत किया। लेकिन एक बात मेरा हमेशा दिल चाहता है मैं जनरल मुशर्रफ के लिए कहूँ, डिस्पाइट द फैक्ट ही वाज अ डिक्टेटर, बात बिल्कुल एक तय है कि वो प्रो पाकिस्तान थे, वो मुहिब्बे वतन थे। तो चाहे उनका इंटरेक्शन इंडिया के साथ हो, चाहे उनके फैसले पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हों, या उनकी कोशिश हो पाकिस्तान को एक इनलाइटेंड मॉडरेट नेशन के तौर पे दुनिया के सामने लाने की, जबकि पाकिस्तान जो था उसके पास बैगेज था ज़ियाउल हक के एक्सट्रीमिज्म का और रेडिकलिज्म का, जिससे हम आज तक नहीं बाहर निकल सके। तो वहाँ उन्होंने बहुत बहुत सही और अच्छी कोशिशें की। फिर जिस बात के लिए मैं उनको बहुत याद करती हूँ वो है विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। आई मीन वो डिक्टेटर थे लेकिन उन्होंने औरतों को 33% रिप्रेजेंटेशन दी पार्लियामेंट्स में, जो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने क्या बगैर मुल्की वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेरे ख्याल है हमें याद रखना चाहिए। फिर जिस तरह ही वॉज एबल टू टेक ऑन द वेस्टर्न इंडिया का मीडिया, वो बात हमें जहन में रखनी चाहिए। और फिर जाहिर है कि उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ कारगिल कहा जाता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया के साथ 30 टर्नओवर्स भी किए पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए। तो मैं समझती हूँ कि इन रेट्रोस्पेक्ट अगर मैं आज देखूँ कि क्या उनकी लेगेसी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि उनकी लेगेसी में पॉजिटिविटी है। और एक डॉक्टर साहब जो आपने जो बात कही उसमें एक अहम मुझे जो एक हैरत ये होती है कि वो जो लोग जिन्होंने यानी ये पूरी जमात जो जनरल ज़ियाउल हक जैसे बदतरीन फौजी आमिर जिसने कोड़े मारे, जिसने ख़वातीन के साथ जो सलूक किया, जो अफगान महाजिन के ज़रिए क्लाशर हीरोइन लाया, यानी जो पूरी वो जो है उनके वारिस जो हैं वो उस फौजी आमिर को या एक ख़ास चैनल को आप देखिए कि जो अभी तक एक पूरी मुहिम चलाए हुए, इन्हें ज़ियाउल हक याद नहीं आता कि उसने क्या क्या बदतरीन मज़ालिम किए। उसके मुकाबले में मुशर्रफ के मज़ालिम जो हैं या मुशर्रफ से जो उन्होंने जो अगर कुछ किया उसका तो इस तरह जिक्र करते हैं कि जैसे उससे बड़ा कोई फौजी आमिर नहीं था। देखिए मेरा ख्याल है उसकी भी वजह है कि जिस तरह हमारी सियासत पोलराइज्ड है, इसी तरह हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी पोलराइज्ड है, और किसको किस तौर पेंट किया जाए वो अकास है उनके झुकाव का, और वो किस तौर इस वक्त सूरत हाल को देखते हैं और इस वक्त उनके स्टेक्स किसके साथ जुड़े हुए। इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, उनका एक वायरल हुआ एक क्लिप जिसमें उनसे पूछा गया है कि आप किसको बेहतर समझती हैं, मुशर्रफ को या नवाज शरीफ को, और उसमें वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहती हैं कि अगर इन दोनों में से बेहतर पूछा जाए तो मैं समझती हूँ मुशर्रफ बहुत। ये अभी मैंने डॉक्टर साहिबा बल्कि जब मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा तो एक बार फिर उन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये शॉर्ट भी दिखाऊंगा जिन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा, आपने सही उसकी निशानदेही की। और अगर चल मैं आपसे कंक्लूडिंग वर्ड ये पूछूँ कि लोग ये कहते हैं, लोग जब गुजर जाते हैं हुक्मरान मसलन भुट्टो साहब के कारनामे अपनी जगह, लेकिन उनका एक जो फ्यूडल था उनके अंदर का जो उनका मुखालफिन के साथ करते थे वो हमेशा याद रखा जाएगा। और अयूब खान का दौर कई हमारे यहाँ सियासी मुखालफिन के साथ किसी का भी रवैया अच्छा नहीं रहा है। आज जिस दौर जो आजकल पीटीआई के साथ हो रहा है वो पीटीआई ने पीएमएलएन के साथ किया, जो पीएमएलएन के साथ पीटीआई कर रही थी वो पीएमएलएन ने अपनी मुखालिफ जमातों के साथ इससे ज्यादा बदतर तौर पे किया। किरदार कुशी करना इनका रवैया है, औरतों को सियासत में घसीटना इनका वतीरा है। तो इनमें से कोई भी इस हमाम में सब नंगे, इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है जब हम सियासी मुखातमत अपनी पूरी कर रहे होते हैं उस वक्त। शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई। और मैंने कहा चलते चलते एक बार फिर ये दिखा दूं कि ख़ुद इस वक्त जो हुकूमत में हैं यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी जमात और जिन लोगों के साथ बैठे हैं, यकीनन उनको ये मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शॉट हमेशा तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा, चाहे वो कितना भी इस वक्त मुशर्रफ की मजम्मत करें,
कि शरीफों के मुकाबले में मुशर्रफ बेहतर हुक्मरान था। जी हाँ, IMF का हमारे यहाँ कमोबेश 2 हफ्ते से पड़ाव है और ज़राए इस्लामाबाद के ये कहते हैं कि इस जुमेरात को ये मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे। इन मुज़ाकरात के नतीजे में हमें क्या मिलेगा और क्या वो लेकर जाएंगे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक से कई बार ये जुमला कह चुके हैं जो बड़ा लुत्फ़ देता है। कोई भी आज़ाद कौम का जिसे कहते हैं, मुझे अल्फाज समझ में नहीं आ रहे कि बागैरत हुक्मरान क्या अपने मुंह से IMF के सामने ये कहेगा कि नाक से लकीरें खिंचवाई की गई और इन्होंने नाक से लकीरें खींची। सॉरी टू से इसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं ज़हमत दूँगा। फाइनेंस पे बड़ा तजर्बा रखते हैं और इकॉनमी को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मोहतरम खाकान नजीब साहब पास में कई बार हुकूमतों के मुशीर वज़ार ख़ज़ाना रहे। शुक्रिया खाकान साहब। अभी मैं जो आपने भी सुना होगा, ग़ालिबन थर्ड वर्ल्ड के एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के किसी मुल्क के गरीब तरीन हुक्मरान ने अपनी ज़बान से IMF के हवाले से नहीं कहा होगा कि नाक से हमने किस तरह लकीरें खींची हैं। जी खाकान भाई। जी, मैं तो यही समझता हूँ एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, उसको उसी तरह समझ के काम करना चाहिए। दुनिया भर जाती है, श्रीलंका भी गया है, इटली गया है, बहुत से ममालिक जाते हैं फंड के पास। अपने घर के हालात ठीक करें, फिर जो मर्जी किसी को कहते रहें। आई थिंक ये अनकॉल्ड फॉर है। इस वक्त इतनी ज्यादा फिक्र करने की चीजें हैं बरेलवी साहब, जहाँ मुल्क खड़ा हुआ है। मतलब मेरी ख्वाहिश ये है, और हुकूमत को अगर मैं बात भी करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार किसी तरह प्रोग्राम कंप्लीट करें, किसी तरह अपने दोस्तों से पैसे लें ताकि डिफॉल्ट ना हो जाए। जी, अब हम आपको पता है कि पॉलिटिशियंस का टाइम फ्रेम बड़ा कम होता है बात को एब्जॉर्ब करने का, तो मैं हमेशा कोशिश किया कि इंपॉर्टेंट चीज कही जाए। हाँ, लेकिन खाकान साहब ये भी तो है ना कि मसलन 2019 में कितनी रकम है, 7.2 बिलियन, और ये इस वक्त जो आए हैं वो हमेशा 1.2 बिलियन की एक किस्त देने आए हैं। अभी हफ्ता भर पहले आप देखें बांग्लादेश, मेरे ख्याल में मईशत के एतबार से कोई बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी सेहत नहीं है, लेकिन उन्होंने $4.7 बिलियन अनकंडीशनली उनको दे दिए, बगैर किसी शराइत के दे दिए कि बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल उसकी कीमतें कम की जाएं। और हमसे आखिर तक, और शायद अभी ताज़ा खबर यह है कि हमने ये मान लिया कि हम बिजली की प्राइस भी बढ़ाएंगे, गैस की प्राइस भी बढ़ाएंगे, पेट्रोल की बढ़ाएंगे। वही जो है ना नाक रगड़ने वाली बात। तो इतने कम पैसों में इतनी ज़्यादा हम दबाव में। ये बात आपकी दुरुस्त होगी, तो हमें बहुत कुछ इसके अलावा भी करना पड़ेगा कि हम सेल थ्रू करें जून तक, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट डॉलर्स की बहुत ज्यादा है। देखिए उससे से होगा क्या, यानी अगर ये जो आप हम तमाम मुतालबे उनके मान लें, तमाम नाक रगड़ जाएं, उसके बाद क्या मईशत में बेहतरी आएगी? क्या महंगाई कम होगी? क्या डॉलर का रेट कम होगा? क्या पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी इसमें हमें कुछ फैसिलिटी मिलेगी? जहाँ इस वक्त है, मेरा नहीं ख्याल कि अगले 6 माह पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी आसान होंगे। एक्सचेंज रिजर्व्स के लिहाज से, इन्फ्लेशन के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से, ये तीनों चीजें जो हैं बहुत डिफिकल्टी में रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि हम निकल जाएंगे, बट हम श्रीलंका नहीं बनेंगे, ये इसका बेहतरीन आंसर है। लेकिन ये भी तो है ना खाकान साहब, क्या जो IMF के लोग ये बैठे हैं, कोई यकीनन अपने जो हमने उन्हें जो रिहाइश फराम की है 5 स्टार होटलों के सर्द कमरों की, इंतहाई आराम में बिठाया है, ये सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे होंगे? क्या वो स्क्रीनों को नहीं देखते होंगे? क्या वो बाहर निकल के लोगों से नहीं पूछते होंगे? उन्हें क्या ये नज़र नहीं आता कि हमारे हुक्मरानों की क्या तय्युशात हैं, किस लेवल पे यहाँ करप्शन हो रहा है? सिर्फ एक ही मिसाल काफ़ी है और वो मैं बार बार दे चुका हूँ। 1 अरब 60 करोड़ रुपए बोरियों में भरकर एक बैंक जो है हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए दे देता है, कोई पूछने वाला नहीं। बैरून हम लोग चले जा रहे हैं वक्त के वक्त सैकड़ों की तादाद में डॉलर लेकर। तो ये जो किफ़ायत शायरी की बात की जा रही है IMF के कहने पर, तो उन्हें ये तजाद नज़र नहीं आ रहा होगा खाकान नजीब साहब?
सरकार को, लीडरशिप्स को, एस्टैब्लिशमेंट को हमेशा लीड करना चाहिए एग्जाम्पल से। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम मुल्क को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि डिफिकल्टी कितनी बड़ी है मुल्क में। सर्टेनली इस वक्त एक बहुत ही प्रिकेरियस पोजीशन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज, जैसे आपने कहा, $3 अरब के ज़खायर हैं, पेमेंट करने की गुंजाइश नहीं है, डॉलर फ्लो नहीं कर रहा। आईएमएफ के प्रोग्राम की डिले की वजह से हमारे रिजर्व्स, जो कि जब हुकूमत आई तो $9-10 अरब पे थे, आज $3 बिलियन पे रह गए हैं। हमारा फिस्कल खसारा, यानी कि हमारा जो मालियाती खसारा है, वो भी बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ गई हैं, फ्लड्स के एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए हैं, और ओवरऑल करंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। सो ये बात आपकी दुरुस्त है। कंजर्वेशन इज एनर्जी स्ट्रेटजी टुडे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी इंपोर्ट्स जो हैं उसके लिए दुनिया भर की भी कीमत बढ़ी है और आपके पास डॉलर भी नहीं है। सो आपको इसको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और कौम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि कितने मुश्किल हालात हैं मुल्क में, और इन हालात को हैंडल करने के लिए हमें किस तरह अपनी सिर्फ कमर नहीं कसनी बल्कि बाकी इंतजामात भी करने हैं। सेविंग्स करनी है, फॉरेन ट्रैवल कम करना है, मतलब सिर्फ उन्हीं को कम नहीं करना, सरकार को, लोगों को भी करना है। सरकार को तो करना ही है, हम जूम कॉल्स करें, हम इंटरनेशनल वेकेशन ना लें, ताकि ये 6 माह गुजर सकें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आईएमएफ के आने के बावजूद डिफिकल्टी रहेगी। नहीं, मैं आपसे फिर खाकान साहब भी कहूँगा कि डॉक्टर जावेद हफीज़ पातशाह का बड़ा नाम है, वो कैलकुलेशन करके बताते हैं। बड़ी उन्होंने किताब में कहा कि पाकिस्तान में जो 1% अशराफिया, जब मैं अशराफिया कहता हूँ तो उसमें हुक्मरान तबक़ात, ये हमारा अरकान असम्बली, ये 77 लोगों की जो है कैबिनेट, ये हमारा फ्यूडल लॉर्ड, ये कहते हैं जी 16,000 करोड़ रुपए ये कमाती है। 16,000 करोड़, 1% लोग। इसी तरह हमारा जो फ्यूडल है गालिबन 6 लाख पे भी टैक्स नहीं देता। ये इनके बारे में कहा जाता है कि जनाब ये कोई 700 करोड़ रुपया जो है ये फ्यूडल जो है वो ज़रूरी आमदनी में कमा रहे हैं। तो जब इतना बड़ा तजाद होगा तो किस तरीके से आप कन्विंस करेंगे आईएमएफ को कि आपका मुतालबे पूरे करें? खाकान साहब, ये आपने एक बहुत ही कलीदी चीज सामने रखी है मुजाहिद साहब। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये कलीदी चीज है? अगर आप ये चाहते हैं कि आप दुनिया से बोरो ना करें तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये देखिए कि आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10% है, आपके खर्चे 22-23% हैं, इसका गैप बना 10% का। ये कहीं से तो आपने बोरो करना है। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जब हमने 7वां एनएफसी अवार्ड किया तो हमने ये कहा कि ये बढ़ के चला जाएगा 15% तक। वो बढ़ के गया नहीं 15% तक। सूबों को पैसे ट्रांसफर हुए और वफाक कमजोर से कमजोर हो गया। ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। अब ये ऐसा क्यों हुआ? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस के पास है, पर हम 3 अरब रुपया कलेक्ट करते हैं पूरे मुल्क से। 20% है ये टोटल जीडीपी का कलेक्शन, 3 अरब रुपया, क्योंकि हम लगाना ही नहीं चाहते। रिटेल इनकम टैक्स जब लगाने जाते हैं तो 2 दफा मेरे सामने टेबल पर लगा, तीसरी दफा मिफ्ता साहब ने भी लगाया, शौकत तरीन साहब ने लगाया, पर हमें विड्रॉ करना पड़ा बिकॉज रिटेलर टैक्स देना नहीं चाहता और रोड पे आना चाहता है। मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता। हुकूमत जब कोशिश भी करती है तो आगे रेजिस्टेंस आती है। फिर कुछ टैक्सेस हैं जो हम जान के लगाना नहीं चाहते बिकॉज उससे अमीर तबका अफेक्ट होता है। वो कौन से हैं? वो हैं कि हम इनहेरिटेंस पे टैक्स नहीं लगाना चाहते। मैं इसकी हमेशा मिसाल देता हूं। मेरे वालिद साहब एक मारूफ डॉक्टर थे। जब वो जिंदगी में, अल्लाह उनको बहुत लंबी जिंदगी दे, बट जब वो नहीं रहेंगे तो उनकी एक खातिर खा वेल्थ मुझे ट्रांसफर होगी। मैं अगर कहीं, जब हम डेवलप्ड मुल्कों की मिसाल देते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट हम ये नहीं बताते कि जब वहां पे एक ऐसा डॉक्टर अपने बेटे को ट्रांसफर करेगा वेल्थ, तो एक खातिर खा इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। पाकिस्तान में वो क्या टैक्स है?
सिफर। ओके। पाकिस्तान में आज आप एक रियल एस्टेट का प्लॉट खरीदते हैं और लेट से वो 1 करोड़ रुपए का है और आप उसको 5 साल होल्ड करते हैं और वो 3 करोड़ का हो जाता है। आपने 2 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। आपने सही कहा कि अगर ये 2 करोड़ की मेरी सैलरी होती तो मुझे इस पे 50% के करीब टैक्स देना पड़ता बाहर के ममालिक में, और इवन पाकिस्तान में मुझे इस पे 30% टैक्स देना पड़ता। अब मुझे वो जो 2 करोड़ मैंने कमाया इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी के, तो बरेलवी साहब 5 साल बाद मैं क्या टैक्स दूंगा? सिफर। अब एक और मिसाल लीजिए, मैं पैसे अपनी इनकम से कमाता हूं तो लेट से मेरा एक 30% टैक्स है, पर मैं अगर वही पैसे बैंक में रख के डिपॉजिट से कमाता हूं तो मेरा सिर्फ 15% टैक्स है, हालांकि मेरा टैक्स ब्रैकेट 30% होना चाहिए। ये वो मरात हैं जिनका तायुन अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखें तो 1400 अरब रुपए सालाना है टू द वेल ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप और इंटरनेशनल और लोकल रिसर्च को पढ़ें तो ये कहीं 2500 अरब तक है। वक्त आ गया है कि हम इन मरात को वापस लें, हम अपने जो वेल ऑफ लोग हैं उन पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें। जीएसटी बढ़ने जा रहा है आईएमएफ के प्रोग्राम में 17 से 18%। मैं ये समझता हूं कि इसको कम कर देना चाहिए ताकि आप गरीबों पे, वल्नरेबल पे, मिडिल क्लास पे जो बोझ इन्फ्लेशन का है उसको कम कर सकें। पर ये तभी मुमकिन है जब आप वो काम कर सकें जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब पाकिस्तान चलेगा नहीं इसके बगैर बरेलवी साहब। खान साहब, एक आपने एक यानी मुझ जैसे सहाफ़त के तालिब इल्म के लिए इतना बड़ा ये इंकिशाफ किया है, और आपने दुरुस्त कहा कि हमारे यहाँ ये जो लाखों की तादाद में ये जो फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, ये प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, जो औने पौने में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख आप कहते हैं में लिए गए, उनको 3 करोड़ और 5 करोड़ में बिके जाते हैं तो वो एक नहीं करते। हम लोग जो किराए के घरों में रहते हैं वो हर साल 10% किराया बढ़ा देता है, और मेरे ख्याल अभी भी पाकिस्तान में गालिबन आबादी की अक्सर किराए घरों में रहती है। तो ये तो मेरे लिए आपने बड़ा इंकशाफ है मेरे लिए फैक्ट फिगर के बात है। लेकिन चलें इस पर आते हैं डार साहब पे, आपका क्या ख्याल है? क्या फाइनेंस मिनिस्टर जिसे इक्तसादी मैनेजर कहते हैं, हेड ऑफ इक्तसादी मैनेजर, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे तरीन पे मसला गिरा, शौकत तरीन साहब पे मलबा गिरा, फिर मुफ्ता साहब को जिम्मेदार ठहराया, अब हम कहते हैं जी ये डॉक्ट्राइन नहीं चली, कुछ ना डार ने काम किया, वो है ना मिस्रा क्या देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तो हम किया, तो खाली डॉर को देखिए हर वक्त के जो तेल की कीमत का ही तायुन कर लें तो वो बहुत बड़ा आंसर है, एनर्जी की प्राइसेस का। फिर आपकी जो लोकल सर्कमस्टांसेस हैं, लेट से फसलें कैसी हुई हैं। तीसरी चीज जो मैटर करती है वो ऑफ कोर्स कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी थी मुल्क में। चौथी चीज जो मैटर करती है वो ये करती है कि हुकूमत किस वक्त हम ये चीजें लेकर चल रहे हैं, हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं कि नहीं है। सो दुरुस्त बात है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है, बट वजीर खजाना अकेला भी इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं संभाल सकता। उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज तो एनर्जी सेक्टर में है। अब आप मुझे खुद बताइए कि फाइनेंस डिवीजन का एनर्जी सेक्टर चलाने में तो एक हद तक हाल है, वो जो सब्सिडीज दे सकते हैं, वो जो इंटरवेंशन कर सकते हैं, बट असल काम तो एनर्जी सेक्टर का है। इस वक्त पूरा प्रोग्राम जो आईएमएफ का डिस्कस हो रहा है बरेलवी साहब, आप हैरान होंगे कि उसकी कलीदी जो गुफ्तगू है वो एनर्जी सेक्टर पे हो रही है। तो जहां फाइनेंस मैटर करता है वहां उतना ही पेट्रोलियम और पावर सेक्टर पाकिस्तान में मैटर करता है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैटर करता है। क्यों? ये मैंने इन 4 का इस वक्त इसलिए रखा आपके सामने कि यही वो कलीदी अदारे हैं जिन्होंने एक्सपेंडिचर और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि इकोनॉमी को तेज करना है, स्लो करना है, पैसे देने हैं नहीं देने हैं, इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, और इससे आखिर में एफबीआर की परफॉर्मेंस, ये हैं जो सब मैटर करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की जॉब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा कलीदी हैसियत रखती है, और इसका रोल एक कोऑर्डिनेशन का है। सो अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज इंटेलेक्ट, बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस कैन मेक अ डिफरेंस। इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने हमारी मालूमात में यकीनन, जैसे मैंने कहा कि नजीब साहब एक तालिब इल्म की हैसियत से इजाफा किया और यकीनन हमें नाजरीन को ये जो आपने खौफनाक फैक्ट्स एंड फिगर बताए जिससे ये एक्सपोज होते हैं कि कितना ये कमाते हैं, कितना खा जाते हैं, करप्शन तो छोड़िए लीगली कितने कर जाते हैं और आवाम को क्या दे रहे हैं। कोई आटा, चावल, टमाटर, पेट्रोल, घी, पानी, बिजली, गैस, क्या क्या गवाऊँ, बोझ तले आवाम पिस नहीं गए, मरने के करीब हैं। ब्रेक के बाद आऊँगा तो बहरहाल एक बड़ा सानिया वाक़या हमारे पड़ोस में हुआ है। बिरादर मुल्क तुर्की हमेशा हमारे साथ रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ, ब्रादर मुल्क तुर्की में जिस तरह की तबाही बर्बादी आई है, नवीद हमें सारा दिन उसको हम फॉलो भी करते रहे, स्क्रीनों पे भी आते रहे। इसका एक तो अगर मैं बिल्कुल डायरेक्ट सवाल करूँ, इसका स्केल गालिबन बहुत कम इसकी मिसाल मिलती है नवीद जो तुर्की में हुआ दुनिया में। जी बरेलवी साहब, इसका जो स्केल था वो अनइमेजिनेबल है, इमेंस था और इसका इम्पैक्ट उससे भी ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट था। ये जल्जले की एक सीरीज थी, सुबह 4:17 गुज़िश्ता रोज से स्टार्ट हुआ और 1:26 दोपहर में दूसरा 7.6 जल्जले के सर पे मुंतज हुआ। लेकिन इस दौरान और उसके बाद से लेकर अब तक एक आफ्टर शॉक्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जिसमें कुछ आफ्टर शॉक्स 6.6 मैग्नीट्यूड पे रिकॉर्ड किए गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं। अब आपको मैं अगर इसका इम्पैक्ट और इसका स्केल बताऊं तो 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इसमें मुतासिर हुआ है। 1,30,00,000 तुर्की के बाशिंदे उन 10 सूबों में, जो मुतासर 10 सूबे हैं, उसमें 1,30,00,000 13 मिलियन लोग मुतासर हुए हैं। और इसी जल्जले की वजह से जो नेबरिंग सीरिया है, शाम है, वहाँ हमा है, हलब है, लताकिया है, वहां तक इसका इम्पैक्ट हुआ है, वहां भी अम्बात हुई है, वहां भी नवीद साहब ये बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कम वक्त में आप ये बता सकें कि पाकिस्तान के लोग, सब कॉन्टिनेंट के लोग, बल्कि सारी दुनिया के लोग फौरी तौर पर 1, 2, 3 चीज़ें क्या फराहम कर सकते हैं जो फौरी तौर पर, ये जो आप 1.5 करोड़ लोग मुतासर बता रहे हैं, उन्हें ज़रूरी है। हमारे होता है कि हर चीज़ भेजना शुरू कर देते हैं, कोई कंबल भेजने शुरू कर देता है, कपड़े, चावल, ये वो, लेकिन आप प्रायोरिटी क्या देंगे फौरी तौर पर? क्या क्या 1, 2, 3? जी, इस वक्त फौरी तौर पर आने, क्योंकि विंडो बहुत शॉर्ट है, रेस्क्यू और सर्च की विंडो बहुत शॉर्ट है, इसे फौरी तौर पर तुर्की में इनको फौरी तौर पर इमदादी कारकुन चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए जो इस तरह की डिजास्टर को हैंडल करने का तजर्बा रखते हों, ताकि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। और जैसे मैंने कहा कि विंडो शॉर्ट है, तो मतलब यह है कि ये तुर्की के रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स, ये सारी की सारी रेसिंग विद द टाइम के साथ इनकी दौड़ चल रही है। तो अगर करीबी ममालिक, हमसाया ममालिक या फिर जो दोस्त ममालिक हैं, बैनुल-अक़वामी बिरादरी है, मैक्सिमम तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इमदादी कारकुन यहाँ भेजती है, तो वो यहाँ बेहतर। नवीद साहब जो है वो ज़्यादा जोर इस बात पर दे रहे थे कि ये नहीं कि लोग जो है वो कपड़े भेजने, आटा चावल भेजना शुरू कर दें, खेमे भेजने कर दें। वो उनका कहना है कि लोग मलबे तबे दमे हैं, इसलिए रेस्क्यू टीमें भेजें। हमारे ईदी साहब जिंदा होते तो अब तक कब तक पहुंच चुके होते, यकीनन उनकी फैमिली यकीनन इस नागहानी आफत में वहां पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।